यहाँ पे आपने अमेरिकी बाज़ारों की चर्चा तो की ही, लेकिन डाउ जोन्स वगैरह की चार्ट भी अब देख लेते हैं और यहाँ डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो पिछले हफ्ते के दौरान इसने जिस तरह से नीचे से ज़बरदस्त छलांग लगाई है डाउ जोन्स की। अ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई जियोपॉलिटिक्स इनके सामने है। देखिए, डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट्स जो है ना, ऐसा ही काम करते हैं जब व्यू होने लगता है कि बहुत बेयरिश हो गया है, तब ये देने लगते हैं कि नहीं अभी बेयरिश नहीं हुआ है। मेनली क्या है कि डाउ जोन्स में वोलेटिलिटी जो आनी थी वो आ नहीं पाई और वोलेटिलिटी सेटल डाउन होनी शुरू हो गई है। इसका बहुत सारा आप श्रेय दे सकते हैं फेड को, जेरोमी पावेल को, जो इस बारी पॉज़ किया और शायद साथ में ये हिंट भी है कि अब आगे इंक्रीज़ ना हो। लेकिन अभी तक का जो सिचुएशन है वो तो मुझे यही समझाता है कि जो आने वाला वक़्त रहेगा उसके हिसाब से ये अपनी सोच बदलेंगे। तो मेरी नज़र इनसे ज़्यादा यील्ड पे टिकी हुई है, तो यील्ड जैसा करेगा मैं वैसा व्यू लूँगा। फिलहाल डाउ जोन्स का रेंज चेंज नहीं हुआ है मेरे लिए। ऑन द अपर साइड जो 34.5 35,000 था, वही रेंज है और नीचे में अभी भी 31,000 के आसपास 31,500 यही रेंज है। ये वाइल्ड मूवमेंट ही होगा डाउ जोन्स में और इसलिए यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ेगी या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और फिलहाल डाउ जोन्स ना ही बहुत बेयरिश है, ना ही बहुत बुलिश है। जब तक ये 35-31 के रेंज में है, तब तक इसी ब्रॉडर रेंज में रहेगा। जी, आपने यूएस बॉन्ड यील्ड का ज़िक्र किया और 5% का लगभग टॉप बनाते हुए अब ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अपने 50 डे मूविंग एवरेज को छू करके इस समय 4.5 से थोड़ा ऊपर दिख रहा है। तो इससे पहले आप लगातार ये मेंटेन करते रहें, अपनी बात अपनी राय रखते रहें कि जब 5% को एकदम पार करने लगे तब हम चिंता करेंगे, नहीं तो बहुत संभव है कि 5% पर रुक जाए। फिलहाल तो रुका है, इस पे कितना भरोसा आप कर रहे हैं? नहीं, भरोसा तो करना पड़ेगा बिकॉज़ 5% बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए था। उसको साथ में सपोर्ट मिला है फेडरल रिज़र्व के व्यू का। अगर यहाँ पे फेड ने बहुत थमा नहीं होता या बहुत हॉकिश हो जाते थे, तो शायद 5 भी रुकता नहीं था बिकॉज़ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो व्यू है, ये काफ़ी है इसको बैक टू 4 ले जाने के लिए, मेरा ऐसा अंदाज़ा है फिलहाल। लेकिन ओवर टाइम इवैल्यूएट करना होगा बट मुझे लगता है कि फिर 4-5 4-5 यही वाइड रेंज यील्ड का भी जाने वाला है। और अगर 4% की तरफ गया तो समझ लीजिए हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल यही है कि जहाँ क्लोज़ हुआ है, ये भी वीकिश क्लोज़ ही मान के चलूँगा मैं, लेकिन हो सकता है थोड़े दिन यहाँ कंसोलिडेट करेगा बिकॉज़ अभी जस्ट न्यूज़ आई है और 5 से 4.5% तक वो फैक्टर हो भी चुकी है चीज़। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से यील्ड का साउथवर्ड ही बन गया है, नीचे आने का बन गया है और मैक्सिमम वो जो जा सकता है इस सिनेरियो में 4 के आसपास। तो 4 टू 5 का ये रेंज फिलहाल लेके चलेंगे इन द मिडल रेंज 4.5 का। जी, लेकिन ये 4% की तरफ कब जाएगा? जब आपको गाज़ा-पट्टी में थोड़े कम मिसाइलें छूटती हुई दिखेंगी या वहाँ पे हवाई हमले या टैंकों की गूंज वहाँ पे गर्जना वहाँ पे थोड़ी कम होती हुई सुनाई पड़ेगी, तब ऐसा होगा या अपने आप भी हो सकता है? देखिए, अब मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस है, ये एक ही कमोडिटी को मेजरली इम्पैक्ट कर सकता है, वो ऑयल। और ऑयल अगर इन्फ्लेशन फ्यूल करेगा तभी आपके यील्ड में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज़ यील्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी और अभी तक मेरे पास ऐसा कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं है कि जो मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस है, ये ऑयल को बहुत ऊपर लेके जाएगा। आप देखें हमारा जो ऑयल था 9800 के पहले रेंज से ही नीचे आ गया है, जबकि हमने इसको ओपन रखा था 106, 107 के लिए भी, वहाँ तक तो गया ही नहीं है। 105 सॉरी 105, 106 के लिए भी। वहाँ तक नहीं गया, जो हमारा 98 के पास का रेंज था, वहीं रेंज से पलट गया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऑयल अब कंप्लीटली कूल ऑफ होने लगेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ये लोअर हाई का है। लोअर हाई का है लेकिन लोअर लो कंफर्म नहीं हो रहा है। लोअर लो कंफर्म होने के लिए 81 के नीचे का 82 के नीचे का क्लोज़ चाहिए। अगर वो हो गया तो आप इसको भी एक काइंड ऑफ मिनी हेड एंड शोल्डर्स का लेके चल सकते हैं, थोड़ा-सा लॉपसाइडेड।
एंड इन दैट केस रीटेस्ट ऑफ 70 वाला जो लेवल है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल अब इससे निकालना कंक्लूजन ये है कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत अभी नहीं है, जब तक ऑयल पे बहुत व्यू खराब नहीं है। अगर ऑयल पे व्यू खराब होता है और वो भी 105, 1010 प्लस, तब शायद फिर से इन्फ्लेशन एक कंसर्न बनेगा, और इन्फ्लेशन अगर कंसर्न बनेगा, तो फिर इंटरेस्ट रेट एक कंसर्न बनेगा, और इंटरेस्ट रेट एक कंसर्न बनेगा, तो फिर यील्ड ऊपर जाएगा, और फिर अगर यील्ड ऊपर जाएगा, तो फिर ये मार्केट में इश्यू क्रिएट करेगा। जब तक ये नहीं होता है, तब तक बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट क्राइसिस से इम्पैक्ट होने को नहीं सोचना है। डेटा पॉइंट में तो उसका बहुत इम्पैक्ट अभी समझ में नहीं आता है, मोस्टली वो फैक्टर्ड इन दिखता है। जी। चलिए क्रूड पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन पहले अमेरिकी बाज़ार की ये बात पूरी कर लें। क्या अभी इन लेवल्स पे जहाँ पे आपने ये पिछले अक्टूबर वाले टॉप को रिविज़िट कर रहा है, यहाँ पर क्या एक बार इसे रेजिस्टेंस झेलने को मिलेगा? और अगर ये रुकता है तो उसका हमारे लिए असर क्या होगा? क्रूड के लिए मिनी रेजिस्टेंस तो है करीब-करीब 90 पे, लेकिन जो मेन नहीं, रेजिस्टेंस अभी आना चाहिए। हम डाउ जोन्स को देख रहे हैं ना, कि डाउ जोन्स अगर यहाँ पे 34,000 के आसपास है अच्छा, और मुझे अपने लगा आपने अक्टूबर वाले टॉप को ये रिविज़िट कर रहा है, तो क्या यहाँ पे ये अटकेगा और उसका हमारे लिए असर क्या है? ठीक है, तो डाउ जोन्स पहले समझते हैं। तो डाउ जोन्स में ऐसा है कि अ, कल के क्लोज़ के बाद डाउ जोन्स ये कह रहा है कि जो लो बना है 32,220 या 32,328.8 का, इस लो को आप थोड़ा वैलिड मान सकते हैं। और जब तक ये लो रहेगा, ये बाय डिप्स का डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर रहेगा अप अंटिल 34-35,000 के रेंज तक। ये डाउ जोन्स फिलहाल कह रहा है, लेकिन बीच-बीच में छोटे-मोटे रेजिस्टेंसेस आएँगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो क्रिएट होगा वो होगा 34,500 के पास, जो कि अंदाज़ा लगता है। और इमीडिएट सपोर्ट जो क्रिएट होगा वो होगा टुवर्ड्स 33,250 के पास। ये फिलहाल डाउ जोन्स का रेंज बनेगा, और जो मेन जो सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, वो जो लो बताया मैंने आपको 27 अक्टूबर का, वो मेन सपोर्ट बनेगा, और जो मेन रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 34,500 की तरफ। ये मेजर लेवल्स रहेंगे डाउ जोन्स को, जिसको वॉच करना होगा, लेकिन जी। फिर भी 35,000 के पहले कोई व्यू डाउ जोन्स पे नहीं लेना है। हाँ, लेकिन ये अगर अटकता है यहाँ पे, अब 34,500 बहुत दूर नहीं है, 34,000 के आसपास ये खड़ा है, तो अगर इसके अटकने का हमारे लिए क्या मतलब है? इसके अटकने का हमारे लिए मतलब ये है कि हमारा भी 19,450 के आसपास निफ्टी अटक जाए। जी। और क्या यूएस 500, एस&पी 500 वही कहानी दोहरा रहा है? S&P 500 का चार्ट्स थोड़ा डाउ जोन्स बनाता है 30%, 70%, नैस्डैक बना रहा है फिलहाल के हिसाब से। जो S&P 500 का सिचुएशन है वो ऐसा है कि मोस्ट लाइकली इसका रेजिस्टेंस शुरू होना चाहिए करीब-करीब 4400 से लेके 4450 तक। ये रेजिस्टेंस क्रिएट होना चाहिए S&P 500 का। ध्यान रखने की बात ये है कि हमें व्यू लेना होगा बुलिश रिवर्सल का डाउ जोन्स से नहीं इस बार। हमें व्यू लेना होगा बुलिश रिवर्सल का S&P 500 से और नैस्डैक से। तो 4450 के ऊपर अगर S&P 500 4450 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होता है, तो शायद ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट बॉटम आउट हो रहा है और आने वाले समय अच्छे हो सकते हैं। तो गिरा डाउ जोन्स से समझ में आया, लेकिन जो वापस आने का रिवर्सल है वो ब्रॉडर मार्केट से थोड़ा, जो ब्रॉडर मार्केट है उससे समझना पड़ेगा, जो S&P 500 है, नैस्डैक। जी। और यहाँ 4500 नहीं, 4450 कहा ना आपने? हाँ, 4450। जी। इस पे नज़र रखनी होगी, और यहाँ पे अगर हम नैस्डैक को देख रहे हैं, तो नैस्डैक में क्या लेवल ध्यान में रखना है? हाँ, उसके लिए नैस्डैक पे जो हमें ध्यान रखना है, वो इनका जो टॉप है 13,700 का, इस टॉप को फिलहाल इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस हो सकता है कि अप टिल 14,000 उसको लेके जाए। तो 13,700 से 14,000 का जो रेंज है,
ये ध्यान रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस के लिए नैस्डैक का। जी। क्या इसमें हाल के जो टॉप्स हैं, जहाँ से एकदम शुरुआत हुई थी 14,500 के आसपास से, वहाँ से जो थोड़े आपको 2-3 पॉइंट्स मिल रहे हैं टॉप वाले, ये ट्रेंड लाइन काम करेगी? करेगी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पियर्स होने के बाद शायद रुके हो सकता है, लेकिन ट्रेंड लाइन काम करनी चाहिए। जी। तो मोटे-मोटे तौर पे ये कहें कि जो अमेरिकी बाज़ारों की स्थिति है वो हमें थोड़ा-सा एक हमारे बाज़ार को भी रोकेगी, क्योंकि ऊपर अमेरिकी बाज़ार जाकर के रेजिस्टेंस के हटेंगे और उसका एक शैडो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आएगा। हाँ, वो तो लग रहा है, लेकिन हमारे मार्केट थोड़ा फ़ॉलो अप ले रहे हैं यूएस मार्केट से, इस बार ये लीड नहीं कर रहे हैं। अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो यूएस मार्केट में जी। बाउंस ज़्यादा है लो से, हमारे यहाँ कम है। तो रेजिस्टेंस दोनों जगह आएगा, लेवल्स अपने-अपने रहेंगे, लेकिन दोनों जगह रेजिस्टेंस फिलहाल आना चाहिए।